जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जितने भी एस्पिरेंट जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका एग्जाम 3-4 दिनों में है और काफ़ी डिमांड थी आपकी, सर जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाला पोर्शन जो है एक बार रिवाइज करवा दो। तो आज हम जॉब रिलेटेड अवेयरनेस को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। देखो, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस जो आपका सिलेबस में टॉपिक है ना, इसमें दो मेजर कंपोनेंट लगा लो। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें आपकी हिस्ट्री जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की, फिर हाई कोर्ट क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं, नालसा क्या होता है, यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर एक दूसरा कंपोनेंट आ जाता है इंपॉर्टेंट कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज का। आज हम कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी छोड़ के बाकी कंपोनेंट को कवर करेंगे और अगर आप डिमांड करोगे तो नेक्स्ट सेशन में कल ही ले आऊंगा, कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, और साथ में कुछ करंट अफेयर्स भी आज देखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इस पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, बट ये पीडीएफ आपको मेरे बिना समझ नहीं आएगी जिस तरह से मैंने इसको लिखा है। और दूसरा, आपने सिर्फ सुनना है। अब आपका एग्जाम बहुत पास है तो हम इसको सिर्फ कवर करेंगे। तो अगर मैं हिस्ट्री जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की बात करूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जम्मू कश्मीर लद्दाख हिस्ट्री की, यहीं से हिस्ट्री पढ़नी है और यहीं से मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, पहले आपको पता है ये जो स्टेट होती थी जम्मू कश्मीर, ठीक है, स्टेट होती थी, लद्दाख भी उसका पार्ट था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही आती थी। ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट थी, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं 1889 की बात करूं तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1889 की बात है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब उस टाइम जो रूलर थे इस स्टेट के, जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेट के, महाराजा प्रताप सिंह, इनको बोला कि एक काउंसिल बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ? काउंसिल। ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लिखी गई है। एक काउंसिल बनाए और इस काउंसिल के जो जुडिशियल मेंबर होंगे उनके पास सारी अपील की अथॉरिटी होगी, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर। मतलब कोई भी सिविल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा, उसमें कौन सुनेगा? एक काउंसिल सुनेगी। उस काउंसिल के जुडिशियल मेंबर होंगे, वो सुनेंगे। और ये काउंसिल कौन बनाएगा? महाराजा प्रताप सिंह बनाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बोला था। ठीक है, अब स्टेट में मेनली दो प्रोविंसेस होती थी, एक जम्मू प्रोविंस एंड कश्मीर प्रोविंस। उसमें क्या होते थे? चीफ जजेस चुने जाते थे जिनके पास जुडिशियल अथॉरिटी थी। ठीक है, जो मतलब जैसे जज थे, बट वो किसके अंडर काम करते थे? इसी काउंसिल के अंदर। इस काउंसिल का जो लॉ मेंबर था उसके कंट्रोल के अंदर ही वो काम करते थे। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री सुना रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट कैसे बना। सबसे पहले क्या बोला कि 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, बस सिर्फ समझो, 1889 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम के महाराजा प्रताप सिंह जी को ये बोला कि आप एक काउंसिल बनाओ, जो काउंसिल जो है सारे सिविल एंड क्रिमिनल मैटर के रिलेटेड अपील सुनेगी। उस टाइम जम्मू प्रोविंस और जो कश्मीर प्रोविंस होते थे, दोनों में चीफ जजेस होते थे, बट वो इस काउंसिल के लॉ मेंबर के अंडर ही, सुपरिटेंडेंट में ही काम करते थे। ठीक है, बट बाद में क्या हुआ, इस काउंसिल को जो है अबॉलिश कर दिया और एक मिनिस्टर को चार्ज दे दिया, जो मिनिस्टर को एक जज ऑफ द हाई कोर्ट को एज अपॉइंट कर दिया गया जो जुडिशियल केसेस को देखेगा। मतलब ये काउंसिल अबॉलिश होगी और एक मिनिस्टर डेजिग्नेट कर दिया गया जो सारे केसेस जो देखेगा। ठीक है, एज जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1927 और 1928। हाई कोर्ट की जो हिस्ट्री है उसमें 1927 1928 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1927 में क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम के रूलर थे महाराजा हरि सिंह ने बनाया। उन्होंने ये जो लॉ मेंबर था ना, ये अभी ऊपर बताया था, जो लॉ मेंबर जिसके अंडर सारे आते थे, इस लॉ मेंबर की जगह एक मिनिस्ट्री ही बना दी। जुडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी। किसने? महाराजा हरि सिंह ने। और एक ऑर्डर निकला, ऑर्डर नंबर 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया था। 1928 में ऑर्डर नंबर 1 निकला। ऑर्डर नंबर की आप डेट भी याद रखो, 26 मार्च 1928 में ऑर्डर निकला। उस ऑर्डर में हाई कोर्ट का जुडिकेचर इस्टेब्लिश किया गया कि हाई कोर्ट क्या होगा, इसमें क्या होगा। ठीक है, और ये बोला गया कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 प्यूसाइन जज होंगे। ठीक है, प्यूसाइन जज मतलब होता है जो चीफ जस्टिस को असिस्ट करने के लिए उनके अंडर जजेस होते हैं। ठीक है, तो 2 प्यूसाइन जजेस होंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर 26 मार्च 1928 में महाराजा ने लाला कन्वर सेन को फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाया कोर्ट का, और राय बहादुर जो लाला बोध राज सानी थे और खान साहिब जो थे आगा सैयद हुसैन, इनको प्यूसाइन जजेस बनाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यहाँ से पहले भी पूछा है और अभी आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अभी तक की हिस्ट्री वापस रिवाइज करवाता हूँ। देखो, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 18 समथिंग की बात है, कब है? 1889 की बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महाराजा प्रताप सिंह जी को बोला कि आप एक काउंसिल बनाओ जिस काउंसिल का काम होगा सारी अपील्स लोगों की सिविल एंड क्रिमिनल मैटर पे सुनना। स्टेट में 2 मेन प्रोविंसेस थी, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस। उसमें चीफ जजेस थे, बट वो इस काउंसिल के लॉ मेंबर के अंडर ही काम करते थे। बाद में काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया और मिनिस्टर को डेजिग्नेट किया गया कि वो जज ऑफ हाई कोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और रूलर उनको अपॉइंट करेंगे जुडिशियल केसेस को डिसाइड करने के लिए। 1927 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है,
जिसमें जो रूलर थे उस टाइम स्टेट के महाराजा हरि सिंह जी, उन्होंने लॉ मेंबर की जगह एक मिनिस्ट्री बना दी जुडिशियल डिपार्टमेंट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ऑर्डर नंबर 1 निकला 26 मार्च 1928 में, जिसने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का जुडिकेचर जो इस्टेब्लिश किया। और पहली टाइम हाई कोर्ट में बोला गया कि एक चीफ जस्टिस होंगे, 2 प्रिसाइडिंग जजेस होंगे। और लाला कन्वर सेन को एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट चुना गया, और राय बहादुर, लाला बोधराज सानी और खान अगा सैयद हुसैन को प्रिसाइडिंग जज चुना गया। ठीक है, और सीट कहाँ पर होगी? देखो हाई कोर्ट कहाँ कहाँ बैठता है, अभी भी वही है कि जम्मू और श्रीनगर, 2 आपकी जो है प्लेसेस ऑफ सीटिंग होगी। जम्मू में भी बैठेंगे और जो है श्रीनगर में भी बैठेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो ये हमारा हाई कोर्ट, इसका मतलब जो पहला हाई कोर्ट का फुल फ्लैज जुडिकेचर इस्टेब्लिश हुआ वो 1928 में इस्टेब्लिश हुआ। उससे पहले जो है फाइनल अथॉरिटी किसकी होती थी? महाराजा की। जो भी देन महाराजा होते थे, उन्होंने जो लॉ मेंबर चुना होता था, तो उसके होते हुए कोई भी केस है वो महाराजा के पास आता है। महाराजा वाज द फाइनल अथॉरिटी। बट जो फुल फ्लैज हाई कोर्ट का जुडिकेचर है वो 1928 में इस्टेब्लिश हुआ। इसलिए मैंने आपको बोलता हूँ 1928 डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर 1939 में एक और चीज़ होती है। 1939 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आता है 1996 से। अब आप बोलोगे कि सर 1939 में 1996 का एक्ट किस लिए आ सकता है? देखो ये 1996 जो है ना, ये विक्रम संवत कैलेंडर तब चलता था यहाँ पे, विक्रम संवत कैलेंडर, उसके अकॉर्डिंग 1996 ईयर था। बट एक्चुअल ईयर कौन सा था? 1939। तो 1939 जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया 1996 का, उसमें जो भी हाई कोर्ट हैं उनको और इंडिपेंडेंस दी गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनको और इंडिपेंडेंस दी गई और इनको कंट्रोल दिया गया ओवर द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तब तक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वगैरह कुछ नहीं था। अब फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज बनाई गई और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल किसको दिया गया? कंट्रोल दिया गया किसको? हाई कोर्ट को। इसी हाई कोर्ट, इसका मतलब उसको और इंडिपेंडेंस मिली काम करने में। ठीक है, और इस काउंसिल के मुताबिक, ध्यान से सुना, ये जो हमारा एक्ट आया 1996 का अकॉर्डिंग टू विक्रम संवत कैलेंडर, और ईयर कौन से में आया? 1939 में। इसमें 3 मेंबर बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर भी बनाया गया, जो प्राइवेट काउंसिल की तरह काम करेंगे ब्रिटिश इंडिया में। जैसे ब्रिटिश इंडिया में प्राइवेट काउंसिल होती थी ना, प्राइवेट काउंसिल होती थी जो केसेस को आप वहाँ पर भी अपील कर सकते हो अगर आपको कोर्ट के डिसीजन नहीं पसंद आए। उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी 3 मेंबर का बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर बनाया जाएगा, और ये रूलर को, जो भी रूलर थे उनको एडवाइस करेगा जो भी सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स आएंगे अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, देखो जैसे इंडिया में जो कोर्ट था ना, इंडिया में कोर्ट जो भी डिसीजन देता था, तो एक वहाँ पर लाइन होती थी कि कोर्ट के डिसीजन के बाद भी अगर वो आप केस लेके अपील कर सकते थे वाइसरॉय के पास। इसी तरह यहाँ पर स्टेट में क्या रूल था? यहाँ पर स्टेट में ये रूल था कि जो भी, सपोज करो अगर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं आया, तो आप किसको अपील कर सकते हो? आप अपील कर सकते हो महाराजा को। तो महाराजा को कौन असिस्ट करेगा उस केस को डील करने में? तो 3 मेंबर बोर्ड का जुडिशियल एडवाइजर का था, जो प्राइवेट काउंसिल जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया में काम करती थी वो महाराजा को एडवाइस करती थी। ठीक है, और मानो एक एक्ट आता है इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1950। इस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1956 के मुताबिक महाराजा की सारी पावरें खत्म होगी। अब उस टाइम ये बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर था, ये अबॉलिश हो गया। अब जब ये अबॉलिश हुआ तो 17 अपील्स जो है महाराजा के सामने पेंडिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, अब महाराजा की पावर तो वो खत्म होगी ना, तो ये 17 अपील्स जो पड़ी हुई थी इनका क्या होगा? उसके लिए चीफ जस्टिस ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि इस तरह से 17 अपील्स जो है महाराजा के पास पड़ी हुई हैं, क्योंकि अब वो जो है ये बोर्ड जो है ये कैंसिल हो चुका है, तो इन अपील्स का क्या होगा? तो एक स्पेशल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कौन कौन थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्टिस मेहरचंद महाजन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सीआर दास, जस्टिस गुलाम हसन, इनको बोला गया कि इन सारी 17 की 17 पेंडिंग अपील्स को जो है इनको सॉल्व किया जाए। और बेंच ने ये अपील्स कहाँ पर सुनी थी? श्रीनगर में, और इन्होंने जजमेंट अपनी दी इन ऑल द 17 अपील्स। ठीक है, ये हिस्टोरिकल इवेंट था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सिटिंग आउटसाइड द प्लेस एट दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में, बट उससे बाहर पहली बार जाके सिटिंग हुई थी, और दिस इज द सोल, ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ? 1943 में इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। 10 सितंबर 1943 में लेटर पेटेंट दिया गया हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख को। लेटर पेटेंट का मतलब होता है कि पहले क्या होता था, एक सिंगल बेंच, मानो आप सिंगल बेंच का डिसीजन पसंद नहीं है तो आप डबल बेंच के पास जा सकते हो। डबल बेंच मतलब 2 जजेस वाली बेंच, 2 जजेस वाली बेंच, डबल बेंच का डिसीजन पसंद आए ट्रिपल बेंच में जाओ, ये होता है लेटर पेटेंट। ये हाई कोर्ट को दिया गया। और 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन एक एप्लीकेशन ऑर्डर आया 1954 का, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में जो है उसको
एक्सटेंड किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट था वो उसी का डिसीजन होता था और बाद में महाराजा उसको प्राइवेट काउंसिल की तरह काम करते थे। अगर किसी को हाई कोर्ट का डिसीजन पसंद नहीं वो महाराजा के पास जा सकता था बस। अब वो यहाँ पर ये खत्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी कहाँ पर आने लगी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और इसके साथ जो आर्टिकल 32 देखो, जब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आने लगी तो स्टेट हाई कोर्ट के पास भी पावर दी गई कि वो रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स। देखो अगर फंडामेंटल राइट्स आपके कोई छीने जा रहे हैं तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और वो रिट इशू करते हैं। तो उससे पहले ये पावर नहीं थी रिट इशू की, वो भी मिली, ठीक है। और 1957 में जम्मू कश्मीर और जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया 1956 वाला, उसके तहत एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी बन गई हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी बन गई। और एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख में 17 जजेस हैं, जिसमें 13 परमानेंट जजेस हैं और 4 एडिशनल जजेस हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी 2 सिटिंग प्लेसेस हैं, एक जम्मू और एक कहाँ पर, श्रीनगर। तो मई से अक्टूबर के बीच में जो भी चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग हैं वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, श्रीनगर में। और नवंबर से अप्रैल के बीच में वो कहाँ पर शिफ्ट होते हैं, जम्मू में, ठीक है। बट कोर्ट दोनों जगह चलते रहते हैं। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसा नहीं कि वर्क बीच में रुक जाता है, नहीं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और चीफ जस्टिस जो है वो मई से अक्टूबर के बीच में कहाँ पर रहते हैं, श्रीनगर में। और नवंबर से जो अप्रैल के बीच में कहाँ पर रहते हैं, जम्मू में, ठीक है। सर इतना ज़्यादा पढ़ लिया, कुछ समझ नहीं आया, डोंट वरी, एक बार मैं सारा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। कहानी शुरू होती थी 1893 में, जब महाराजा प्रताप सिंह को बोला जाता है कि एक आप क्या करो, एक बेसिकली एक काउंसिल बनाओ, ठीक है। काउंसिल बनाओ, काउंसिल जो होगी उसके जो मेंबर्स होंगे, लॉ मेंबर होगा बेसिकली, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस, ध्यान से सुना, कश्मीर प्रोविंस दोनों में चीफ जजेस होते थे, बट वो उस लॉ काउंसिल के अंदर काम करते। फिर लॉ काउंसिल को इस्टेब्लिश कर दिया, बाद में एक मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया लॉ डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट डेट थी, दैट इज 26 मार्च 1928, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 26 मार्च 1928 में महाराजा ने क्या किया, एक ऑर्डर निकला, ऑर्डर नंबर 1 26 मार्च 2028 का। इस ऑर्डर के तहत जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का जुडिकेचर इस्टेब्लिश किया, जिसमें बोला गया एक चीफ जस्टिस और 2 प्यूसाइन जज होंगे। चीफ जस्टिस लाला कन्वर सेन को चुना गया और राय बहादुर और खान साहिब को प्यूसाइन जजेस चुना गया। इसकी सीटिंग जम्मू एंड श्रीनगर को रखी गई। और ये जो इस्टेब्लिश हुआ, इसमें भी इससे पहले जो महाराजा के पास पूरी फाइनल अथॉरिटी होती थी। उसके बाद क्या हुआ, 1996 विक्रम संवत की बात करें, 1939 हमारे नॉर्मल ईयर की बात करें, इसको हाई कोर्ट को और इंडिपेंडेंस दी गई और साथ में इसकी जुडिस्टिकेशन को बढ़ा दिया, सुपरिटेंडेंट कंट्रोल को बढ़ा दिया गया, किसमें, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर भी, ठीक है। उसके बाद एक 3 मेंबर बोर्ड ऑफ जुडिशियल एडवाइजर थे। जस्ट लाइक प्राइवेट काउंसिल होती थी ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में वाइसरॉय को एडवाइस करती थी, वैसे ये किसको एडवाइस करते हैं, महाराजा को। जो भी अपील हाई कोर्ट के बाद उनके पास आती थी उनको सॉल्व करने में। तो 17 अपील्स इनके पास पेंडिंग पड़ी। कब, 1953 जम्मू कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आ गया तो फिर ये खत्म हो गया सिस्टम। तो 17 अपील्स पड़ी हुई थी। 17 अपील्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 पर्सन की स्पेशल जो बेंच है उसको भेजा श्रीनगर में। और ये पहली बार हुआ था जब दिल्ली से बाहर जो है बेंच आई थी, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल सीटिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की वो दिल्ली में है, ठीक है। इन्होंने 17 अपील्स को सुना और ये सबसे पहले हिस्टोरिकल इवेंट था। और लेटर पेटेंट जो है वो 1943 में दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर इनको फंडामेंटल राइट्स में रिट इशू करने की अथॉरिटी भी दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूँ, सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है 17 जजेस के, जिसमें 13 परमानेंट जजेस हैं और 4 एडिशनल जजेस हैं, जिसमें ये दोनों जगह शिफ्ट होकर केसेस को सुनते रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास बनता है कि प्रेजेंटली, अगर मैं बोलूं प्रेजेंटली चीफ जस्टिस कौन है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, प्रेजेंटली चीफ जस्टिस कौन है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, जस्टिस संजीव कुमार। तो सबसे पहला नाम तो आपने यही याद करना है, जस्टिस संजीव कुमार इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूं एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हाईएस्ट पोस्ट हैं वो कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। कौन है, जस्टिस सूर्यकांत इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, 53rd नंबर के, याद करना है कौन से नंबर के हैं, 53rd नंबर के, ठीक है। ये 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी रिसेंटली एक ना पटना हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस चुने गए, उनका भी नाम याद कर लो, पटना हाई कोर्ट। कौन सा, पटना हाई कोर्ट, एक करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। उनका नाम था संगम कुमार साहू। देखो एक तो इस सेशन में कुछ करंट अफेयर कवर कर लूँगा, एक नेक्स्ट जब मैं आपको वो टर्म्स पढ़ाऊंगा। संगम कुमार साहू, ठीक है। संगम कुमार साहू जो है वो पटना हाई कोर्ट के रिसेंट जो है चीफ जस्टिस चुने गए, ठीक है। 3 में करंट, देखो आपको पढ़ना नहीं होगा, एक्चुअली मेरा स्टाइलस खराब हो गया, तो आप समझो। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। कौन से नंबर के हैं,
53rd नंबर के जस्टिस संजीव कुमार जो चीफ जस्टिस हैं एट प्रेजेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख के, और पटना हाई कोर्ट के संगम कुमार साहू। ये 3 नाम आपकी टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री आई थिंक आपको समझ आ गई है। हिस्ट्री में कुछ नहीं है यार, एक डेट सबसे इंपॉर्टेंट है 26 मार्च 1928, उसमें ऑर्डर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बनाए गए, एक चीफ जस्टिस और जो 2 प्रिसाइडिंग जजेस थे वो पता होने चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक बेसिकली एक जो पहले जो सिस्टम होता था और फिर बाद में लेटर पेटेंट कब दिया गया, फिर जैसे जुरिस्डिक्शन कब जो है इसकी सुप्रीमडेंट कंट्रोल बढ़ा दिया गया, कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे प्राइवेट काउंसिल थी वैसे यहाँ पर भी 3 मेंबर्स का था जो महाराजा को असिस्ट करते थे, बट वो कब एबॉलिश हुआ 1956 के। और जो 17 अपील जो पेंडिंग थे उनको सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने स्पेशली श्रीनगर में आके सुना। ये पूरी ऑफिशियल साइट में लिखी गई है और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया की जुडिशियल सिस्टम को समझना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो इंडिया की सबसे पहली बात, इंडिया की जुडिशरी जो है ना वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। ऐसा नहीं है कि एक लोअर कोर्ट है उसने कोई डिसीजन दिया तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, उसमें उसकी अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट ने दिया फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट वाला एक बार डिसीजन हो गया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा कहाँ पर होता है, ऐसे होता है यूएसए में। वहाँ पर फेडरल कोर्ट अलग है और प्रोविंसेस का कोर्ट अलग है। कुछ केसेस प्रोविंसेस कोर्ट सुनता है, कुछ फेडरल। और मान लो फेडरल कोर्ट जो है वो प्रोविंसेस के नहीं सुनेगा, प्रोविंसेस वाला फेडरल के नहीं सुनेगा। ऐसा इंडिया में नहीं होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, क्योंकि हम हाई कोर्ट अभी पढ़ा है ना ताज़ा। तो हाई कोर्ट में क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, पहले हाई कोर्ट देखेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट को समझेंगे, फिर लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर आप पीछे वाले पेपर उठा के देख लो, ठीक है, उसमें यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट समझना है, ठीक है। सबसे पहले अगर एक स्टेट की बात करें, एक स्टेट में सबसे ऊपर देखो इनका क्या है, डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर क्या होगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। एक स्टेट में सबसे ऊपर या यूटी में हाई कोर्ट होगा, और सबसे ऊपर जो है इंडिया में कौन सा, एक ही है, सुप्रीम कोर्ट, जिसकी बेंच कहाँ पर बैठती है, जिसकी सीट कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारी एक स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट सबसे ऊपर वाली पोजीशन होती है स्टेट के अंदर, ये तो सिंपल है। हाई कोर्ट ओरिजिनेशन कब हुई, 1862 में। 1862 में एक कलकत्ता में हाई कोर्ट था, एक बॉम्बे में था, एक मद्रास में था, और 1866 में एक और हाई कोर्ट बना, कहाँ पर, इलाहाबाद में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई उसके तहत हमने बोल दिया कि हर एक स्टेट के लिए एक क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। क्या होगा, हाई कोर्ट होगा। बट पार्लियामेंट को ये अथराइज किया गया कि पार्लियामेंट एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक सिंगल हाई कोर्ट है, ठीक है। जैसे एक स्टेट और एक यूटी का भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे केरला और लक्षद्वीप, केरला स्टेट है, लक्षद्वीप यूटी, उसका एक ही हाई कोर्ट है, केरला हाई कोर्ट। 2 यूटीज का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख, उनका सेम हाई, बट ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ये पावर किसको दी गई, पार्लियामेंट में, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला कि एक स्टेट में हाईएस्ट अगर जुडिशरी की कोई बॉडी है तो दैट इज हाई कोर्ट, और उसके अंदर ही सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 1862 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 मतलब कोर्ट्स थे, ठीक है। और 1866 में इलाहाबाद कोर्ट बना। बाद में जब 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके तहत ये बोला गया कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा, बट एक पार्लियामेंट अगर चाहेगी, पार्लियामेंट एक हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन 2 स्टेट्स, 2 यूटीज, एक स्टेट एक यूटीज, इस पर भी डाल सकती है। तो उसकी एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो एट प्रेजेंट अगर बोले तो इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं, कहाँ पर, कंट्री में, ठीक है। हाई कोर्ट से सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं हाई कोर्ट, ये याद कर लेना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं हाई कोर्ट के साथ डील करते हैं वो कौन से पार्ट में, पार्ट 6 में। और आर्टिकल कहाँ से शुरू है, 214 से 231। सारे आर्टिकल आप याद नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, बट पार्ट कौन से में आता है, 6 में। इसी तरह जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड लॉज हैं वो पार्ट 5 में आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। पार्ट 6 में किसके लॉ आते हैं, जो भी इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन पावर क्या होगी, ये सारी हाई कोर्ट की वहाँ पर बताई गई हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, यहाँ पर कोई ऐसे मतलब छोड़ने वाला नहीं है, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है। एक बार सुनोगे इस सेशन को ही, अगर आप 2 बार सुन लोगे ना तो पेपर में कोई इसमें से क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। देखो हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। पहली बात चीफ जस्टिस होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, और अदर जजेस होंगे जो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम अपॉइंट करेंगे। उनके कितने भी हो सकते हैं ना अदर जजेस, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अपॉइंटमेंट जजेस की कैसे होती है हाई कोर्ट में, ठीक है। देखो चीफ जस्टिस जो हैं
वो उनको सबसे पहले तो चीफ जस्टिस होगा ना किसी भी हाई कोर्ट का, उसको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, किसके साथ डिस्कस करके, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे, और गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, जिस स्टेट के वो गवर्नर जो है, जिस स्टेट के वो चीफ जस्टिस चुने जा रहे हैं जिस हाई कोर्ट के, उस स्टेट के गवर्नर, मानो आप पंजाब और हरियाणा दो स्टेट्स के गवर्नर लगते हैं तो दोनों से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चुने जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। मतलब इसमें प्रेसिडेंट का रोल है, और प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या चुनने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को चुनने के लिए। अब चीफ जस्टिस को छोड़ के अगर और किसी जज को चुनना है तो फिर उस कंसर्न हाई कोर्ट के जज को भी जो है वो भी, उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, उनको भी कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट पूछेंगे और उस स्टेट के गवर्नर को पूछेंगे, या दो स्टेट्स होंगे तो दोनों के गवर्नर को पूछेंगे। बट अगर उनको तो चुन लिया चीफ जस्टिस को, अब अगर किसी और जज, एक हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को छोड़ के और भी तो जजेस होते हैं, जब उनको चुनना होता है उनको भी प्रेसिडेंट ही चुनेंगे। बट उनको चुनने के लिए एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक उस स्टेट के गवर्नर, और कंसल्ट करेंगे उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। ठीक है, बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसमें केसेस आए, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट केसेस आए इंडिपेंडेंट और जुडिशरी को लेके। ठीक है, स्टार्टिंग में ये बोला गया कि जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाम देंगे वो फाइनल होगा कि नहीं होगा, मतलब जो नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दे दिया कि भाई इसको ही चुनो एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो क्या वो फाइनल होगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन अराइज हुआ। ठीक है, कि जो नाम प्रेसिडेंट को देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो फाइनल होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आता है एक सेकंड और थर्ड जज केस। सेकंड जज केस ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाम दे दिया वही फाइनल होगा। ठीक है, वही फाइनल होगा, ये सेकंड जज केस कहता है। थर्ड जज केस ये कहता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अकेले नाम दिया वो फाइनल नहीं होगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तीनों मिलकर जो नाम देंगे वो नाम फाइनल होगा। ठीक है, मतलब सिंपल है यार। अगर सपोज करो एक ही पर्सन की बात सुनोगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात सुनोगे, तो भाई वो बायस्ड भी तो हो सकते हैं। मानो उन्होंने पैसा लेके बोला हो ये पर्सन को अपॉइंट करो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना। इसीलिए थर्ड जजिस केस में ये बोला गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नाम देंगे उसको हम प्रेसिडेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं भी करे तो हो सकता है। बट अगर उसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने साथ दो सीनियर मोस्ट जज को लेकर एक नाम जो है वो नॉमिनेट करा है प्रेसिडेंट साहब को, तो प्रेसिडेंट साहब को उसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा एज चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार लास्ट में रिवाइज करेंगे जब पूरा टॉपिक हो जाएगा। अब अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो क्या कंडीशन, सबसे पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में फर्दर दो शर्त है, इनमें से कोई भी शर्त अगर आप सेटिस्फाई करोगे और आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप जज क्वालिफाई हो सकते हो। पहली बात, उन्होंने कोई भी जुडिशियल ऑफिस जो है इंडिया की टेरिटरी में 10 साल तक किसी जुडिशियल ऑफिस में काम किया होना चाहिए, या वो एडवोकेट होने चाहिए किसी हाई कोर्ट में 10 सालों के लिए। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले लो और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो जज बन जाते हैं हाई कोर्ट के। क्या कंडीशन है, पहले तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तो कंपलसरी है। बाकी इन दोनों में से कोई एक चलेगी, या तो वो किसी जुडिशियल ऑफिस में हो 10 सालों के लिए, या वो एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट में 10 सालों के लिए। इनमें से कोई एक कंडीशन हो, एक वो सिटीजन इंडिया के, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे एज द जज। ठीक है, कोई मिनिमम एज नहीं होती है अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट एक पर्सन को जज अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। बट ये चीज जो है ये हाई कोर्ट में वो नहीं कर सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट चुन सकते हैं, हाई कोर्ट में ऐसा नहीं चुन सकते हैं। और जो भी हाई कोर्ट में जज चुना जाएगा वो किसके सामने ओथ लेगा, गवर्नर में। अगर गवर्नर नहीं है तो वो किसी पर्सन को भेजेंगे, उसके आगे वो हैं ओथ लेंगे। ओथ में यही बोलेंगे कि वो फेथ शो करेंगे, वो सोवरेनिटी की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखेंगे, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से जो है बेस्ट जो है सर्व करेंगे देश को। ठीक है, अब कितनी देर तक एक हाई कोर्ट का जज का टेन्योर होता है, 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट के जज का 65 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना, 62 ईयर्स जो है हाई कोर्ट के जज का और 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट के जज का। और वो किसी टाइम भी रिजाइन कर सकते हैं, और रेजिग्नेशन लेटर वो गवर्नर को नहीं लिखें, किसको लिखें, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया तो रिमूव भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही होंगे ना, उसी को। और इनको रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। किसकी रिकमेंडेशन में, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन में। और इतने जल्दी रिमूव नहीं होते। ठीक है, कैसे रिमूव होते हैं, देखो एक एक्ट है जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। कब का एक्ट है, 1968। उस एक्ट का नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट। उसमें लिखा गया
उसमें ये लिखा गया है कि मानो अगर आपने किसी, ध्यान से सुनना, अगर किसी जज को रिमूव करना है, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्लियामेंट में अंदर लोकसभा में एटलीस्ट 100 बंदे चाहिए प्रपोजल रखने के लिए, और राज्यसभा में एटलीस्ट 50 बंदे प्रपोज करेंगे। जब 100 बंदा लोकसभा में प्रपोज करेगा या 50 बंदा राज्यसभा में प्रपोज करेगा कि इस फलाने जज को जो है रिमूव करना है, ठीक है, फिर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कौन करेगा, स्पीकर एक्सेप्ट करेगा। फिर एक्सेप्ट करने के बाद स्पीकर जो है एक 3 मेंबर कमेटी होती है उसके पास भेजेगा। 3 मेंबर कमेटी में कौन आएगा, उस चीफ जस्टिस जो है इंडिया में आएंगे, इंडिया के चीफ जस्टिस आएंगे, और चीफ जस्टिस उसी स्टेट के आएंगे जो भी हाई कोर्ट है, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट एक आधा जज हो सकता है, और डिस्टिंग्विश जूरीज, ठीक है। मतलब देखो कौन, 3 बंदे कौन होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मानो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्री नहीं है तो किसी सीनियर मोस्ट जज को भेज देंगे अपनी जगह, ठीक है। इसमें 3 मेंबर कमेटी में ये आएंगे। फिर जिस स्टेट का वो जो जज है, हाई कोर्ट का जज है, उसका चीफ जस्टिस भी होगा यहाँ पर, और एक डिस्टिंग्विश जूरी जो है प्रेसिडेंट अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ये तीनों मेंबर डिसाइड करेंगे कि इस जो जज है इसके ऊपर जो इन्होंने प्रपोजल इसके रिमूवल के लिए रखा है, उस प्रपोजल में जो जज है उसका कोई मिसबिहेवियर शो हुआ है। 2 ही चीज़ें होती है, एक मिसबिहेवियर शो हुआ है या इनकैपेसिटी कि वो अब कैपेबल नहीं है। अगर ये 2 चीज़ें वो बोलते हैं कि ये शो हुआ है, उसके बाद जो है वोटिंग की जाती है, और अगर 2/3 मतलब 2/3 मेजोरिटी से वो पास हो जाता है कि इस जज को रिमूव करो, तो वो जज रिमूव हो जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो फिर वो जज रिमूव हो जाता है। बट आज तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, क्योंकि यार 100 प्रपोज करने के लिए चाहिए, उसके बाद ये बोले कि वो मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी वाला है, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास करवाना बहुत लंबा प्रोसेस है और मुश्किल प्रोसेस है, इसलिए अभी तक कोई भी रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दिया, रिमूवल कौन करता है, ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट से होता है। स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए, और ग्राउंड रिमूवल के सिर्फ 2 ही हैं, एक मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और ये कौन डिसाइड करता है, 3 मेंबर कमेटी डिसाइड करती है कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट के भी इसी तरह रिमूव होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का सेम प्रोसेस है। दोनों अपना, अगर सपोज करो दोनों ने हटना है, तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। और एक प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है एक जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, लेकिन किसको कंसल्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसी एक जज को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी बना सकता है। मान लो अभी चीफ जस्टिस बीमार हैं या कहीं बाहर गए हैं, उनकी जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन करेगा, प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पर सारी पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास ही हैं, बट वो खुद भी नहीं करते हैं, वो भी पार्लियामेंट को कंसल्ट करके या किसी और जज को कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके ही ये करते हैं, ठीक है। किसी रिटायर्ड जज को भी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बुला सकते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड सर्व करने के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट के पास बहुत पावर है। हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब कोई भी आपको अपील करनी है, आपको लोअर कोर्ट का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का पसंद नहीं, आप हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट जो है उसकी पूरी केसेस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है। जो भी स्टेट्स के अंदर डिस्प्यूट होते हैं वो ओरिजिनली हाई कोर्ट में ही सुने जाते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट तभी इशू करता है जब किसी का फंडामेंटल राइट छीना जाएगा, बट हाई कोर्ट अगर फंडामेंटल राइट छीना गया तो भी रिट इशू कर सकता है, और कोई लीगल राइट छीना गया तो भी रिट इशू कर सकता है। और हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें कुछ भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है, शॉर्ट हाई कोर्ट के बारे में, फिर हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन नालसा। देखो सेशन लंबा है और टॉपिक्स भी तो काफ़ी कवर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो एक स्टेट के अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो होती है वो हाई कोर्ट की होती है। हाई कोर्ट का कंसेप्ट जो है 1862 में सबसे पहले कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में थे, और 14 था 1860 इलाहाबाद में। उसके बाद 7th अमेंडमेंट 1956 के तहत बोला गया कि पार्लियामेंट जो है, एक तो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बट पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो 2 स्टेट्स का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, एक स्टेट एक यूटी का भी एक हो सकता है, या 2-3 यूटीज का भी एक हो सकता है, ठीक है। और प्रेजेंटली 25 हाई कोर्ट हैं हमारी कंट्रीज में। और कौन से आर्टिकल डील करते हैं, आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 में, ठीक है। हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, और कितने जजेस होंगे प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और जज की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, बट किसको कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उस स्टेट के गवर्नर को। इसी तरह बाकी जजेस को भी अपॉइंट करने के लिए वो स्टेट गवर्नर्स को कंसल्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट को भी कंसल्ट करेगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिटीजन होना चाहिए इंडिया का अगर आपको जज बनना है, और सेकंड इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो उन्होंने कोई जुडिशियल ऑफिस जो है होल्ड किया हो 10 सालों के लिए, या वो एडवोकेट रहे हो
किसी हाई कोर्ट में 10 सालों के लिए, ठीक है। मिनिमम एज कोई नहीं है। ओथ जो है गवर्नर के सामने ली जाती है, ठीक है। 62 ईयर्स तक का टेन्योर होता है आपका, ठीक है। बट वो प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम पे लेटर देके रिजाइन कर सकते हैं, उनको अपनी पोजीशन से रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट की राय पे। अब पार्लियामेंट की राय क्या है वो लंबी चौड़ी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी, ठीक है। बस यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने हाई कोर्ट के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो अब अभी तक हमने क्या कवर कर लिया, हमने एक तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बारे में अच्छे से कवर कर लिया। दूसरा हमने हाई कोर्ट क्या होता है, वहां पर क्या हायरार्की होती है, उसका पूरा सिस्टम जो है वो हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। अगर आपको हाई कोर्ट का सिस्टम समझ आ गया ना, बस उसी को दिमाग में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में बस थोड़ी सी चेंजेस होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा। भाई ये रिवीजन सेशन और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा पूरी, ठीक है। बट पीडीएफ देखने का पढ़ने का टाइम तुम्हारे पास है नहीं, इससे अच्छा बेटर है कि इस सेशन को ध्यान से सुनो और पेपर में क्वेश्चन निकल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, मैंने आपको बोला जो हाई कोर्ट है वो रिट इशू करता है, इंपॉर्टेंट। जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं या और भी लीगल राइट छीना जाएगा तो हाई कोर्ट रिट इशू करेगा। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट इशू करता है? आर्टिकल 226, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है सारे केस में, फंडामेंटल राइट में भी और किसी लीगल राइट पे भी कर सकता है, बट सिर्फ फंडामेंटल राइट पे कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे टॉप में आता है इंडिया में, हायरार्की में सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग है बाकी कोर्ट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी है ना, सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज जो है, ऐसा नहीं है कि स्टेट लॉज पे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता, वो भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट में बाद में, ठीक है। तो लास्ट अपील का घर वो सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखें। इससे पहले जो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था। कौन सा आर्टिकल है? 124 से 147 पार्ट 5 में जो डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। देखो सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, ठीक है। 34, ध्यान से सुनना अभी जो कंसेप्ट समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं। 34 जजेस में एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस हैं, ठीक है। 33 अदर जजेस हैं और एक जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट रीसेंट एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है। रीसेंट एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिस अमेंडमेंट एक्ट का नाम था जो हमारा सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये लाया गया बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके तहत बोला गया कि इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, कितना कर दो? 38। तो नंबर ऑफ जजेस को कितना कर दो? 38। 38 मतलब 37 जो है जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026, ठीक है। पहले एक्ट था 1956 वाला एक्ट, ये उसको अमेंड करेगा। उसमें कितने हैं? 34 जजेस। अभी एट प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34, ठीक है। 34 में 33 जो है वो जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और एक रिसेंट अमेंडमेंट जो हुई है उसके तहत बोला गया 38 जजेस करेंगे, 37 जो है जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट बना था तब 8 ही थे, एक चीफ जस्टिस थे और 7 अदर जजेस थे, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है भाई, याद रखो। अमेंडमेंट ये बोल रही है कि 38 करो टोटल, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा है। 37 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंटली स्ट्रक्चर ये है 34 का, 33+1। बट जब बना था तब क्या था? तब 8 का था, 7+1, 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जज को कौन अपॉइंट करेगा? सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। देखो पहली बात, चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। किसके साथ? मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट को कंसल्ट करें, बट ऐसा नहीं है। अब प्रेजेंटली ये रूल है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा ना सुप्रीम कोर्ट में, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। पहले ये रूल बड़ी बार टूटा है, ऐसा नहीं कि रूल टूटा नहीं, कई बार जूनियर्स को भी बना दिया गया, ठीक है। फिर जुडिशरी पे क्वेश्चन रेजिंग शुरू होगी, ठीक है। तो अब ये है कि सीनियर मोस्ट जज ही एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाते हैं, ठीक है। और बाकी जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, और भी जजेस के साथ कंसल्ट कर सकते हैं जितना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। अब वापस यहीं पर बात आ गई, यहीं पर बात आती है कंसल्टेशन पे कंट्रोवर्सी की। वो क्या कंट्रोवर्सी है? वो कंट्रोवर्सी कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी बंदे का नाम दे दिया, क्या प्रेसिडेंट उस नाम को मानेंगे ही मानेंगे? मानो चीफ जस्टिस का वो भतीजा ही हो तो उसी को जज बनाना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर यहाँ पर आगे जजेस केसेस। पहला जज, ध्यान से सुना, पहला जज केस आया था 1982 में, ठीक है। उस जज केस में ये बोला गया कि जो नाम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे किसको? प्रेसिडेंट को, वही मानना पड़ेगा, ठीक है।
ये कौन सा फर्स्ट जज केस में बोला गया, ठीक है। बट सेकंड जज केस आया, सेकंड जज केस कब आया, 1993, उसमें ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस अकेले नाम देंगे वो नहीं माना जाएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस, ध्यान से सुनना, प्लस 2 मोर जजेस मिलके जो नाम देंगे वही नाम जो है वही माना जाएगा, वो फाइनल होगा, ठीक है। फिर थर्ड जज केस आया 1998 में, उसमें और बढ़ा दिया, उसमें ये बोला गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस और 2 जजेस नहीं, चीफ जस्टिस प्लस 4 जजेस, इसको एक कोलिजियम बना दिया गया है। चीफ जस्टिस और 4 जजेस मिलकर जो नाम देंगे, इनका कोलिजियम जिस नाम को डिसाइड करेगा वही जो है अपॉइंट किया गया एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मैंने सिंपल बता दिया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनना है तो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, बट वो सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करेंगे। अगर किसी और जज को चुनना है तो अभी रूल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो मिलकर डिसाइड एक नाम करते हैं, वो नाम नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उस नाम को प्लूरलिटी ऑफ जजेस बोलते हैं, मानना ही पड़ता है, ठीक है। और इससे पहले सेकंड जज केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 अदर पर्सन जो हैं जजेस जो हैं वो अपॉइंट करते हैं नाम, इससे पहले जो चीफ जस्टिस अपॉइंट करते थे, ठीक है। दिस इज क्लियर, मतलब अपॉइंट मतलब नॉमिनेट करते थे, प्रेसिडेंट उस पर्सन को अपॉइंट करते थे, ठीक है। तो अब क्या है, सीनियर मोस्ट जज टू बी द चीफ जस्टिस, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ नहीं है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, पहली क्वालिफिकेशन तो सबकी सेम रहेगी, सिटीजन ऑफ इंडिया तो वो होने चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। दूसरा ये है कि वो किसी हाई कोर्ट में जज रहने चाहिए 5 सालों के लिए, ठीक है। या तो ये हो किसी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो, या किसी एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में 10 सालों के लिए, या वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट नहीं चुन सकते, बट यहाँ पर चुन सकते। मान लो एक कोई बंदा है जो इंडिया का सिटीजन है और जो प्रेसिडेंट को लगता है कि ये अच्छा जूरिस्ट हो सकता है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो प्रेसिडेंट उसका नाम नॉमिनेट कर देंगे, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी प्रेसिडेंट के पास अपॉर्चुनिटी रहती है, या तो वो इंडिया के सिटीजन तो वो होंगे ही होंगे, उसके बाद या किसी हाई कोर्ट में जज हो सकते हैं 5 सालों के लिए, या एडवोकेट हो सकते हैं किसी हाई कोर्ट में 10 सालों के, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो सकते हैं इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब किसके सामने ओथ ली जाएगी, भाई सुप्रीम कोर्ट के तो कोई भी होगा तो प्रेसिडेंट के सामने अपॉइंट करेगा या अपॉइंट होगा तो अपनी ओथ लेगा, या प्रेसिडेंट किसी पर्सन को नॉमिनेट करेंगे उसके सामने, ठीक है। और क्या क्या टेनवर रहेगा, टेनवर 65 ईयर, दिस इज वेरी इजी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट, सारे रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, उसकी रिमूव प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे रिकमेंड करता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 100 प्रपोजल के लोकसभा में, 50 राज्यसभा में, फिर उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से पास भी होना चाहिए, फिर इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर अगर वो 3 मेंबर कमेटी बताएगी तो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट से ही रिमूव किया जा सकता है, वो मैं ऑलरेडी बता दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, अगर मान लो चीफ जस्टिस की पोस्ट वैकेंट है, वो टेम्परेरी कहीं पर गए हुए हैं या अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट किसी पर्सन को एज एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकता है। सबसे पहले बात, सीट कहाँ पर है, दिल्ली है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दिल्ली ही सीट है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहेंगे कि मैंने जयपुर में जो है वो लगानी है तो वहाँ भी लगा सकते हैं, बट ऐसा यूजुअली होता नहीं है। यूजुअली सीट जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये थोड़े देख लेना आप सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, जो भी सुप्रीम कोर्ट होगा उसकी इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 124 में लिखी गई है। एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई गई थी जो जुडिशरी के मेंबर का अपॉइंट करती थी। इसमें पार्लियामेंट के मेंबर थे, मतलब प्राइम मिनिस्टर का, ये खत्म कर दी बाद में जुडिशरी बोलती है हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सारा उसके रिलेटेड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने ऑलरेडी आर्टिकल 143 होगा यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आप एक बार नजर लगा देना, ये 143, ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अब प्रेसिडेंट कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करता है, तो वो आर्टिकल 143 में दिया गया है, ठीक है। ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कुछ खास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इंडिया का टॉप कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रीट इशू करता है, आर्टिकल 32, जैसे हाई कोर्ट 226 ना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। और सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जो इशू करने की अथॉरिटी वो सिर्फ फंडामेंटल राइट में। सुप्रीम कोर्ट इंडिया का हाई कोर्ट है, मतलब इंडिया का हाईएस्ट जो कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होंगे उसके वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, या 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट में जज रहे हो, या 10 सालों के लिए एडवोकेट रहे हो। उनकी जो टेन्योर है वो 65 ईयर्स का होता है। प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा, सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करेगा, और बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस का जो कॉलेजियम है उससे पूछेगा, वो जो नाम नॉमिनेट करेंगे वही फाइनल होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आपको पता है, रिमूवल वगैरह मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ दिया सुप्रीम कोर्ट
के बारे में अच्छे से, हाई कोर्ट हमने अच्छे से कवर कर लिया, जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट की हिस्ट्री देखी, प्लस हाई कोर्ट का क्या सिस्टम होता है वो देखा, लोअर कोर्ट और सबॉर्डिनेट। लोअर कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट में कहाँ क्वेश्चन आता है, आपने पीछे 2 पेपर उठा के देख लो, उसमें सबॉर्डिनेट कोर्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप कवर करेंगे, सबॉर्डिनेट कोर्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो स्टेट में जुडिशरी होते हैं उसमें 2 होते हैं, एक हाई कोर्ट जो स्टेट में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, उसके अंदर सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें ये समझना है बस, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके आर्टिकल भी पार्ट 6 में ही है, हाई कोर्ट वाले पार्ट में ही है, आर्टिकल 233 से 237 डील करते हैं कि सबॉर्डिनेट कोर्ट क्या होंगे, उनकी इंडिपेंडेंस कैसे होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो। देखो, मानो आप कोई जुडिशरी का पेपर पास करते हो, तो आप जो जज बनोगे, आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बनोगे, ठीक है। आपको डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट को कौन करेगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है स्टेट का, ठीक है। गवर्नर स्टेट करता है हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। ये सारा गवर्नर याद रखना है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज में ये सारे आते हैं। देखो, कोई भी जज जो है सिटी सिविल कोर्ट का है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज है, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है या असिस्टेंट सेशन जज, ये डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आते हैं। इन सब की अपॉइंटमेंट गवर्नर जो है वो करता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके, ठीक है, इन सब की। अब जैसे आप पेपर निकालते हो, तो आप किसी ने जज का पेपर निकाल दिया, ठीक है, बोलते हैं जुडिशरी का पेपर निकाला, वो पेपर निकल जाता है, उसके बाद जो है, उसके बाद थोड़ी देर सर्व करने के बाद उनकी इन पोजीशन में अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। दिस इज क्लियर। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात, वो किसी और सर्विस में नहीं होनी चाहिए उस टाइम। मानो आपको कोर्ट का जज बनना, तो आप कोई और सर्विस कर रहे हो तो ऐसा नहीं ना चलेगा। वो एडवोकेट होना चाहिए 7 सालों के लिए, ठीक है, या एडवोकेट हो या प्लीडर हो 7 सालों के लिए। देखो, एडवोकेट और प्लीडर में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एडवोकेट तो हो गया, मानो सिंपल है, आपने एलएलबी की ना, आपने लॉ किया, तो आप बने हो लॉयर, फिर आपने एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करना, अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिया, आप बन गए एडवोकेट। मतलब एक लॉयर जो है वो केस नहीं लड़ सकता, एक एडवोकेट केस लड़ सकता है जब उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम जो है पास किया, ठीक है। अब आप बन गए एडवोकेट। अब ध्यान से सुनना, एडवोकेट केस लड़ेगा, एडवोकेट 2 तरह से केस लड़ सकता है। एक तो कंप्लेन, मानो मेरे साथ किसी ने झगड़ा किया, तो मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं कंप्लेन करूंगा उसकी, तो अब कंप्लेनेंट की तरफ से भी एडवोकेट केस लड़ सकता है और एक्यूज की तरफ से भी लड़ सकता है। जब एक्यूज की तरफ से एडवोकेट केस लड़ता है उसको बोलते हैं प्लीडर, क्या बोलते हैं, प्लीडर। और जब कंप्लेनेंट की तरफ से करता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। तो वो एडवोकेट होगा या प्लीडर होगा 7 सालों के लिए, ठीक है, और हाई कोर्ट उसके अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करेगा। दिस इज क्लियर, ठीक है। और उसको छोड़ के बाकी जो जज होंगे जुडिशियल सर्विस में, उनको कौन अपॉइंट करे, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, किसके साथ, पीएससी के साथ कंसल्ट करके। और हाई कोर्ट, मतलब पीएससी एक लिस्ट निकालेगी ना, ये चुने गए हैं, ठीक है, तो ये सब चुने गए हैं, जो लिस्ट आएगी उसके बेसिस में वो अपॉइंट करेगा, कौन, गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, ठीक है। बट वो पीएससी का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। देखो, आपको मेन चीज यहाँ पर जो समझनी है, सबसे ऊपर ये हायरार्की समझनी है, यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आता है, पिछला क्वेश्चन भी यहीं से था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक हमारे पास हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है डिस्ट्रिक्ट में, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। प्रिंसिपल जज या प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इसको बोला जाता है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब ध्यान से सुनना, इसमें 2 साइड्स होते हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो सिविल केसेस भी सुन सकता है और क्रिमिनल केसेस भी सुन सकता है, इसलिए यहाँ पर एक साइड जो है सिविल साइड है और एक है क्रिमिनल साइड, ठीक है। जब ये सिविल साइड के एक ही बंदा है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। जब वो सिविल केसेस को सुन रहा होगा तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, जब वो क्रिमिनल केसेस को सुन रहा होगा उसको बोलेंगे सेशन जज। तो सेशन वर्ड जो है वो क्रिमिनल साइड के साथ लिंक है, और डिस्ट्रिक्ट वर्ड जो है वो आपने किसके साथ जोड़ना है, सिविल केसेस का। सिविल केसेस क्या होते हैं, जहाँ पे पेनल्टी फाइन वाले केसेस होते हैं। क्रिमिनल केसेस जहाँ पे मर्डर शर्डर रेप ये वाले केसेस होते हैं, ठीक है। अब सिविल साइड में इसको हेल्प करने के लिए कौन कौन से बंदे आते हैं, ठीक है। सिविल साइड में इसके अंदर होते हैं सबॉर्डिनेट जज कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट, ये उससे नीचे आ जाते हैं। और क्रिमिनल साइड में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट हमेशा क्रिमिनल कोर्ट के साथ ही मेनली लिंक होता है, ठीक है। तो ये आगे उसके अंदर आ जाते हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट अगर पोजीशन जो है वो किसकी है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की। वो सिविल केस भी सुन सकता है और क्रिमिनल केस भी सुन सकता है। जब वो सिविल केस सुनता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, जब वो क्रिमिनल केस सुनता है तो उसको सेशन जज कहते हैं। और ये जो आपका प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है ना, ये बंदे को लाइफ प्रिजनमेंट भी दे सकता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं। और ये कैपिटल पनिशमेंट, किसी को डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं जिसको, वो भी दे सकता है। बट कैपिटल
पनिशमेंट देने से पहले उसको हाई कोर्ट को लेटर लिखना पड़ता है और हाई कोर्ट उसको मार्क करता है कि हाँ दे दो, तो फिर ये दे सकता है, ठीक है। तो ये कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है बट ऑन द अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है। बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये आराम से दे सकता है, उसके लिए हाई कोर्ट को पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं इसकी क्रिमिनल साइड की बात करूं, क्रिमिनल साइड में इसके अंडर कौन आता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अगर किसी को अप टू 7 साल तक की सजा देनी होगी, अप टू 7 ईयर, मैक्सिमम 7 साल की अगर सजा देनी हो तो वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में दी जाती है। अगर किसी को अप टू 3 साल की सजा देनी होती है तो वो किस में दी जाती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, ठीक है। अगर मान लो किसी का कोई केस है जिसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा बनती है तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लड़ जाएगा। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें 7 साल तक की सजा दी जा सकती है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लड़ेगा। और उससे ऊपर अगर कोई है तो वो प्रिंसिपल है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मैंने आपको बोल दिया, वही केस की सुनवाई होगी और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं ऑन द अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिविल साइड में, तो जो सबॉर्डिनेट जज कोर्ट है ना, यहाँ पर आप किसी भी अमाउंट के जो सिविल केसेस हैं, क्योंकि सिविल केसेस में फाइन होता है, किसी भी अमाउंट के सिविल केसेस यहाँ पर सुने जा सकते हैं। बट मुंसिफ कोर्ट में जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट के ही, जहाँ पर पैसे का फाइन हो वही केस है मुंसिफ कोर्ट में सुने जाते हैं, ठीक है। ये हायरार्की के बेस में पेपर में क्वेश्चन आता है, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको ये एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज जो है हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, इनको कोई भी सिविल क्रिमिनल केसेस हैं ये सुन सकते हैं। जब वो सिविल केसेस सुनेंगे इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे, जब वो क्रिमिनल केसेस सुनेंगे उनको सेशन जज कहेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो इनके अगेंस्ट ऑर्डर जा रहा है तो वो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो, ठीक है। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी लगा सकते हैं और डेथ सेंटेंस भी लगा सकते हैं, बट डेथ सेंटेंस के लिए इनको कंफर्मेशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट से, ठीक है। दिस इज क्लियर। उसके बाद अगर सपोज करो इसके अंडर कौन से आ जाते हैं, एक तो सबॉर्डिनेट जज कोर्ट, एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। अब ये कौन है, अगर सपोज करो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नीचे अगर क्रिमिनल साइड में कोई आता है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट आता है और सिविल साइड में सबॉर्डिनेट जज आ जाते हैं, ठीक है। सबॉर्डिनेट जज को अनलिमिटेड पेक्यूलरी जुरिस्डिक्शन है, मतलब किसी भी अमाउंट की जो है अगर उनको फाइन लगाना है वो लगा सकते हैं। बट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उन क्रिमिनल केसेस को सुनेंगे जहां पर 7 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, और ये वाले कितने के सुनेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहाँ पर 3 साल। और मुंसिफ कोर्ट में क्या होगा, मुंसिफ कोर्ट में यहाँ पर देखो स्मॉल प्यूकिनरी स्टेक, और जहाँ पर कम अमाउंट का फाइन है वो सुनेंगे, ठीक है। ये हायरार्की आपके दिमाग में टिप्स में होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है जहाँ से जो हमें अच्छे से कवर करना है, डेट इज ऑल अबाउट नालसा। नालसा से क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन आप देख लो, देखो अब एक होते हैं, आपने सुना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो यार, गवर्नमेंट पे हम दिन दिहाड़े कोई ना कोई केस कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कोई केस लड़ेगा। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जो केस लड़ने वाला हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अगर पेपर में पूछे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या करते हैं, वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी केस होगा तो वो उनकी तरफ से लड़ेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा है। कौन सा आर्टिकल में लिखा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब इसको हेल्प करने के लिए एक और होते हैं सोलिसिटर जनरल। ये सोलिसिटर जनरल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट ये होते हैं। ये किसको हेल्प करते हैं, अटॉर्नी जनरल को केसेस लड़ने में, ठीक है। इसी तरह स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अगर केस होगा तो उनको हेल्प करने के लिए कौन होंगे, एडवोकेट जनरल। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर कोई भी केस होगा, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं एडवोकेट जनरल। अगर स्टेट का कोई भी केस लड़ना है वो एडवोकेट जनरल लड़ेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या आर्टिकल हैं ये आप देखोगे। देखो आपने पेपर देना है ना, मैंने नहीं देना है, ठीक है, मेरी लग गई है जॉब, अब आपने देना है, तो आपको थोड़ी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ वो एडिशनली आप देखोगे फॉर योर ऑन बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट देखो नालसा। नालसा कुछ नहीं है, और नालसा से पेपर में क्वेश्चन आया था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, ठीक है। तो उसका एक सबसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशरी का अगर कोई चीज़ है तो वो नालसा ही है, ठीक है। नालसा या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वगैरह, ठीक है। अब नालसा की फुल फॉर्म और सालसा वगैरह की आपको फुल फॉर्म पर, नालसा स्टैंड फॉर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब लीगल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी। तो 1995 में बना लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत बना, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसका काम क्या है, मॉनिटर करना, ठीक है। 1987 का एक्ट था, उसके तहत जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसके तहत 1995 में नालसा बना है। इसका काम है कि लीगल एड जो है वो प्रोग्राम लगाए जाए जिसमें मानो कोई गरीब है, वुमन है, चिल्ड्रन है, कोई रेप विक्टिम है, उसको जो है लीगल सर्विसेज जो है फ्रीली मिल सकें, और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली नालसा है, ठीक है। हमारा
आर्टिकल कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के बोलते हैं कि फ्री लीगल सर्विसेज होनी चाहिए? तो एक तो आर्टिकल 39 है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये डीपीएसपी है, जहाँ पे ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो भी लीगल सिस्टम है वो जस्टिस करे ऑन द बेसिस इक्वल अपॉर्चुनिटी और फ्री लीगल सर्विसेज जो है प्रोवाइड करें। उसके तहत ये बेसिकली नालसा वगैरह बनाया गया। और आर्टिकल 14 एंड 22 में भी इसके बारे में बताया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और लीगल सिस्टम है, मतलब फंडामेंटल राइट भी है हमारा कि हमें फ्री लीगल सर्विसेज मिले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री लीगल एड और एडवाइस सबको नहीं मिलती है, किस किस को मिलती है? मान लो लीगल अवेयरनेस फैलाना, लोक अदालत करवाना। लोक अदालत एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। मान लो आप चाहते हो कि आप जुडिशरी में लंबे समय तक नहीं फंसे रहो और आपका कोई छोटा मोटा केस है, तो आप लोक अदालत में जाके वहां पे केस को रिजॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटल हो थ्रू अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब एक तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है कोर्ट, एक उसको छोड़ के अल्टरनेट वे, जस्ट लाइक योर लोक अदालत। ठीक है, और कंपनसेशन देना टू द विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स, ये सारे यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लीगल सर्विसेज आपको दी जाती हैं डिफरेंट लेवल पे होती हैं। नेशनल लेवल पे नालसा है ना, जो 1987 एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, इस ध्यान से सुनना, हु इज द पैटर्न इन चीफ ऑफ नालसा? पैटर्न इन चीफ ऑफ नालसा इज योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह स्टेट लेवल में पैटर्न इन चीफ क्या होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को हेड करेंगे। अब देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बहुत बिजी होते हैं पैटर्न इन चीफ, तो इनको असिस्ट करने के लिए कोई तो होगा, तो होते हैं बिल्कुल। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ये हेल्प करते हैं किसको? पैटर्न इन चीफ को, नालसा में केसेस को देखने के लिए। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होते हैं? सीनियर मोस्ट जज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो बेसिकली चुने जाते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। कुछ नहीं है, नालसा की हायरार्की है। नालसा में, नालसा किसके तहत बना? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। इसके जो पैटर्न इन चीफ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बट उनको असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भी पोस्ट है, जहाँ पे कौन होते हैं? सीनियर मोस्ट जज। इस तरह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज हैं। फिर सब डिवीजन लेवल में जो है सीनियर सिविल जज इनको हेड करते हैं। हाई कोर्ट में एक लीगल सर्विस कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी लीगल सर्विस कमेटीज भी बनी हुई है। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए? वुमेन है, कोई चिल्ड्रन है, कोई SC ST का इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, फिर मास डिजास्टर वायलेंस क्या, कोई डिसेबल है, पर्सन इन कस्टडी है। तो मतलब ये सारे जो हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब कुछ पर्सन जो है वो स्टेट डिसाइड करती है। ठीक है, कि मतलब इससे कम जिनकी इनकम, मान लो स्टेट एक बार लगा देगी, जिनकी इनकम साल के 8 लाख से कम है तो उनको फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड होगी। वो डिफरेंट स्टेट टू स्टेट वायरी करेगा। बेसिकली मेन काम यहाँ पर जो है वो क्या है? नालसा वगैरह के, ताकि फ्री लीगल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड हो सकें। ठीक है, सबसे पहले क्या, ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या होता था कि मतलब ऐसा लीगल सर्विसेज नहीं थी। तो लीगल सर्विस नहीं थी, आप मानो कोई गरीब है तो वो भाई एडवोकेट कैसे हायर करेगा? उनकी तो फीस ही बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बेसिकली नालसा वगैरह लाया गया। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत को सबसे पहली बार पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी पेंडिंग कोर्ट में केसेस हैं या अभी प्री लिटिगेशन स्टेज में, मतलब अभी लिटिगेशन फाइल नहीं हुई है, उससे पहले हैं, उनको कंप्रोमाइज या कुछ सेटलमेंट करके वो लोक अदालत में किए जा सके। इससे क्या होता है कि कोर्ट में केस लंबे समय तक फंसा रहेगा, वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा आज का सिस्टम नहीं है, हमारा एंशियंट सिस्टम चलता आ रहा है। ठीक है, और बेसिकली जो है जैसे गुप्ता के टाइम पे होता था, गांधीयन प्रिंसिपल के बेसिस में है कि अल्टरनेटिव रिजॉल्व करो, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म पे लोक अदालत काम करती है। लोक अदालत का पहला कैंप जो है वो 1982 में लगाया गया था। ठीक है, पहले तो लोक अदालत ऐसे करना मैंडेटरी नहीं होता था, बट 2002 में अमेंडमेंट की गई, एक परमानेंट लोक अदालत बनाई गई, मतलब डिले को रोकने के लिए। अब लोक अदालत लगानी ही पड़ती हैं। ठीक है, लोक अदालत में मतलब मेनली कौन से मुद्दे होते हैं? पब्लिक यूटिलिटी वाले, जैसे मान लो वाटर का किसी का छोटा मोटा इशू है या इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऐसे जो पब्लिक यूटिलिटी वाले मुद्दे हैं वो लोक अदालत में मेनली पास किए जाते हैं। मान लो जैसे मैट्रिमोनियन है, किसी की फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बट नॉन कंपाउंडेबल वहाँ पर लोक अदालत में नहीं होते। मान लो किसी ने किसी का रेप कर दिया, ठीक है, और रेप के बाद अगर वो दोनों में कंसेंसस बन गया, वो लोक अदालत में सॉल्व होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो खरीद भी तो सकता है ना उसकी फैमिली को। ठीक है, खरीद सकता है, उनको डरा धमका सकता है। तो नॉन कंपाउंडेबल जैसे मर्डर, रेप है, ये लोक अदालत में नहीं होते, कंपाउंडेबल केसेस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट इनिशियल जो है वॉलंटरी बेसिस में होता था, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी। बाद में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जब आया, उसने लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया। अब लोक अदालत जो है लगानी ही पड़ती हैं। ठीक है, अब लोक अदालत कौन लगाता है? नेशनल लेवल में नालसा, स्टेट लीगल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस, जो भी अथॉरिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई, तालुका लेवल तक वो सारी लगाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? एक जुडिशियल ऑफिसर होता है, कोई भी जज होगा,
के चेयरमैन होंगे, लॉयर होगा, एक सोशल वर्कर होगा जो उन केसेस को सॉल्व करेगा। ठीक है, लोक अदालत की सारे जो भी पेंडिंग कोर्ट केसेस, कोई भी लोक अदालत में जा सकता है, प्री लिटिगेशन मैटर। उसके बाद मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हो गए, मैंने बोला नॉन कंपाउंडेबल यहाँ पर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी लेबर डिस्प्यूट है, बैंक, मतलब छोटे मोटे सारे केसेस लोक अदालत में आप लेके जा सकते हो। डजेंट हैव, अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यहाँ पर नहीं आते, जैसे क्रिमिनल केसेस हो गया। ठीक है, जो कंप्रोमाइज से नहीं करने हैं। ठीक है, अब लोक अदालत में केस कब रेफर होगा? अगर पार्टीज एग्री कर जाती हैं कि हम लोक अदालत में सेटल करना चाहते हैं, दोनों पार्टी, या एक भी पार्टी बोलती है कि इसको मतलब लोक अदालत में लेके जाना चाहिए, तब भी आप ले जा सकते हो। अगर खुद कोर्ट को लगे कि ये लोक अदालत में इशू जाना चाहिए, तब भी। और अगर सपोज को आगे आपने लिटिगेशन फाइल ही नहीं करे, उससे पहले ही आप सॉल्व करना चाहते हो कोर्ट सिस्टम से पहले ही, तो आप तब भी लोक अदालत में लेके जा सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी लोक अदालत डिसीजन देगी, ठीक है, उसका जो स्टेटस होगा सिविल कोर्ट के डिसीजन की तरह होगा और फाइनल और बाइंडिंग होगा पार्टीज के ऊपर, वो कहीं भी अपील नहीं कर सकते इसकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोक अदालत ने एक बार डिसीजन दे दिया, वो फाइनल और बाइंडिंग होगा, वो कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के सेशन में हमने हाई कोर्ट की हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, देन हमने हाई कोर्ट को अच्छे समझा, सुप्रीम कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट और नालसा लोक अदालत, यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन है। इसको छोड़ के कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज और कुछ करंट अफेयर्स जो है हमारे रहते हैं, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ करंट अफेयर उसके साथ ही कवर। अगर आपकी डिमांड कमेंट सेक्शन में आएगी तो ही सेशन आएगा नेक्स्ट वाला, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं सेशन आपका कल या परसों तक प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें, पीडीएफ वगैरह में वहीं पर शेयर कर दूंगा, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में याद करवा देना। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करना, तभी मैं नेक्स्ट कंटेंट प्रिपेयर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।